नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का ये एपिसोड विशेष है क्योंकि ये मेरा 350वां एपिसोड है, 350वीं वीडियो है। उम्मीद है कि आप लोग खुले दिल से इसका स्वागत करेंगे, विशेष करके इतिहास के विद्यार्थियों और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। और कुछ मिसलेनियस वीडियोज़ भी मैं बनाता रहता हूँ। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो मुग़लकालीन भारत पे है, मनसबदारी व्यवस्था के ऊपर। तो इसमें मैंने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुछ नोट्स वगैरह भी दे दिए हैं और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। आप चाहे BA MA के विद्यार्थी हों या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा वगैरह दे रहे हों, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था। तो मित्रों, बहुत सारी पुस्तकें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी गई हैं। आगे के स्लाइड्स में मैंने उनका उल्लेख भी किया है, आप उनको देख सकते हैं। डॉक्टर UN डे की बहुत अच्छी पुस्तक है द मुगल गवर्नमेंट, और ये किताब आप अवश्य पढ़ें क्योंकि मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें मुझे जो है ये सबसे अच्छी पुस्तकों में से लगी। मुंशी मनोहर लाल प्रकाशन, नई दिल्ली से छपी हुई है। तो मनसबदारी का जो संबंध था वो मुग़ल आर्मी से था या मुग़ल सेना से था, यानी कि मुग़लों का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो किस तरह का था। तो इसके बारे में UN डे साहब जो है वो शुरू में ही इंडिकेट कर देते हैं, लिख देते हैं कि नो डाउट द मुग़ल आर्मी प्रूव्ड बाई फार द बेस्ट इन कंटेम्पररी इंडियन सराउंडिंग्स, बट इट वाज नॉट free from an inherent organizational weaknesses which became noticeable from the time of Shah Jahan and in course of time became so pronounced that the Mughal army proved ineffective against the more compact army of Marathas। तो वो कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि समकालीन परिस्थितियों में मुगल सेना सर्वश्रेष्ठ थी, किंतु यह अंतर्निहित सांगठनिक कमजोरियों व दोषों से मुक्त नहीं थी। शाहजहां के समय के अभियानों में आप देख लें, चाहे मराठों के विरुद्ध, इस सेना की कमजोरी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुगल साम्राज्य की स्थिरता और उसकी शक्ति का आधार उसकी सेना थी। औरंगजेब के समय में आप देखिए कि औरंगजेब जो था वो इतने विशाल साम्राज्य का स्वामी था, साथ ही साथ उसकी सेना भी बहुत विशाल थी, बहुत बड़ी थी। लेकिन अनेक ऐसे अवसर आए, खास करके आप देखिए मराठों के खिलाफ, या दक्षिण भारत जीतने के लिए जब हो गया तो 25 साल तक वहीं रह गया। उसने शाहजहां के समय में भी जब उसने सेंट्रल एशिया वगैरह पे अभियान किया, या जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे उनके ऊपर अभियान किया, तो उस समय मुगल सेना की कमजोरियां उभर करके सामने आई। कई बार तो ऐसा करना पड़ा था कि जब सैन्य बल से अपने शत्रुओं को नहीं जीत पाते थे तो वो भ्रष्टाचार का सहारा लेते थे, अपने शत्रुओं को घूस इत्यादि दे करके उनको अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते थे। ऐसा जो है आपको उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में या दक्षिण भारत के गोलकुंडा वगैरह के किले जीतने में ये चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी। तो सैन्य व्यवस्था जो है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, बाबर तथा हुमायूं के समय की सैन्य व्यवस्था तथा अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के काल की सैन्य व्यवस्था। बाबर की सेना जो थी वो एक तरह से समझ लीजिए काफ़ी मिलीजुली सेना थी। उसमें बहुत सारी जातियों के लोग सम्मिलित थे। बाबर को उज़्बेक, मंगोल तथा तुर्कों की युद्ध कला का व्यक्तिगत अनुभव था। उसकी सेना का संगठन मंगोल तथा तैमूरी परंपरा पर आधारित था। उसकी सेना में तुर्क, मंगोल, चगताई, ईरानी, अफगानी, उज़्बेकिस्तानी और भारतीय सभी सम्मिलित थे, जो कि भिन्न भिन्न जातियों तथा धार्मिक विश्वासों के लोग थे। तो यह सेना अनेक जातियों का मिश्रण थी। ये सेना जो थी, इसके अंग थे पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना इत्यादि।
हुमायूं को भी यही सेना विरासत में मिली थी, जिसमें एकता का अभाव था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्लाइड में कि कैवेलरी, इन्फेंट्री एंड एलिफेंट कॉर्प्स और आर्टिलरी, ये जो है सेना के प्रमुख अंग थे। लेकिन मुगल्स जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान घुड़सवार सेना के ऊपर दिया। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ आर्मी, द ब्रंट ऑफ बैटल वॉज बोर्न बाई कैवेलरी। तो चूँकि सेना के तो बहुत सारे अंग थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भार था वो कैवेलरी के ऊपर था। आप ये कह सकते हैं कि जैसे आजकल वायु सेना होती है आधुनिक समय में, उसी तरह का काम उस समय, उस काल में घुड़सवार सेना करती थी। तो घुड़सवार सेना जो है वो सेना का मुख्य अंग थी। और दूसरी जो ब्रांचेस थी सेना की, या दूसरी जो शाखाएं थी, जैसे जो पैदल सेना थी, तोपखाना था, हस्ती सेना थी, तो ये सब जो है वो सपोर्टिंग आर्मी थी। आप कह सकते हैं कि घुड़सवार सेना के लिए ये सहायक हुआ करते थे। तो इस तरह से जो है सेना के कई अंग थे। और एक विशेष बात यही थी कि हुमायूं को भी यही सेना विरासत में मिली थी बाबर से, और इनमें एकता का अभाव था। तो अकबर के समय में इन्हीं सब गड़बड़ियों को दूर करने का प्रयास किया गया। अकबर के समय में मुगल सेना का नए सिरे से संगठन हुआ, और यही कालांतर में मुगल सैन्य व्यवस्था का आधार बनी। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था का मूल आधार मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदार अभिजात वर्ग के लोग होते थे, और मनसब की संख्या से, यानी कि किस मनसबदार को कितनी मनसब मिली है, वो कितने का मनसबदार है, उसी से उस व्यक्ति के पद, श्रेणी और स्थान का बोध होता था। मनसब शब्द का अर्थ पद, प्रतिष्ठा का पद अथवा श्रेणीबद्ध पद है। इरविन के अनुसार मनसब का उद्देश्य, इरविन की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, द मुगल आर्मी, तो उसमें वो ये लिखते हैं कि मनसब का उद्देश्य पद, श्रेष्ठता निर्धारण तथा वेतन दर का वर्गीकरण था। इसका अभिप्राय किसी विशेष पद या कार्य के संपादन से नहीं था। इसका अर्थ केवल इतना था कि मनसब प्राप्त करने वाला व्यक्ति सरकारी सेवा में है एवं वह आवश्यकता के अनुसार किसी भी सेवा के लिए बाध्य है, यानी कि बादशाह उसे जहाँ चाहे वहाँ भेज सकता है। तो इस तरह से उसकी जिम्मेदारी दोहरी थी, एक तो सैनिक जिम्मेदारी तो थी, साथ ही साथ नागरिक सेवा की जिम्मेदारी भी थी। मनसबदारी प्रथा का आरंभ घुड़सवार सैनिकों के सुधार की समस्या को लेकर हुआ। घुड़सवार सेना किसी भी सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होती थी, जिसमें अभी हमने चर्चा भी की। और घुड़सवार सेना को दुरुस्त करना ये बादशाहों के लिए एक बड़ी समस्या होती थी। तो सर्वप्रथम 1566 ईस्वी में अकबर का ध्यान जो है वो सेना की समस्याओं की ओर गया, और राजकीय अधिकारियों को जो है ये शिकायत थी कि वेतन के बदले में उन्हें जो जागीर दी जाती थी, उनकी आय का निर्धारण बढ़ा चढ़ाकर किया जाता था। मुजफ्फर खान ने, जो कि वित्त मंत्री था उस समय, उनकी इस शिकायत को दूर किया, किंतु इन अधिकारियों को एक निश्चित संख्या में सेना रखने पर विवश किया गया, बाध्य किया गया, विवश किया गया। सैनिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था तथा उनका वेतन 48,000 दाम, 32,000 दाम तथा 24,000 दाम वार्षिक निर्धारित किया गया, और 100 रुपया या 66 सही 2/3 रुपया तथा 50 रुपया माहवार निश्चित हुआ, उनके रैंक के अनुसार, उनकी श्रेणी के अनुसार। सेना की सुदृढ़ता के लिए अच्छे घोड़ों का होना आवश्यक था। अमीर जागीर एवं वेतन तो प्राप्त करते थे, किंतु अच्छे घोड़े इत्यादि नहीं रखते थे। निरीक्षण के समय सरकार से प्राप्त घोड़े के बजाय भाड़े के घोड़े पेश कर देते थे। तो इस दोष को दूर करने के लिए अकबर ने 1573 ईस्वी में दाग प्रथा चलाई, यानी एक तरह का ठप्पा लगा दिया जाता था घोड़े के ऊपर, सरकारी ठप्पा था वो, जो यानी उनको दाग दिया जाता था। एक लोहे का ठप्पा होता था जिसको लाल करके दाग दिया जाता था, तो एक निशान उभर आता था घोड़े के शरीर पे, तो उससे ये पता चलता था कि यह सरकारी घोड़ा है। तो उमरा तथा कुछ
प्रमुख सरकारी अधिकारियों ने इसका विरोध किया, पर अकबर इसके लिए दृढ़ संकल्प था। अब एक मनसबदार का घोड़ा दूसरे मनसबदार द्वारा निरीक्षण के समय बदला नहीं जा सकता था, यानी ऐसा नहीं था कि हम किसी और का घोड़ा ले करके उसको पेश कर दें जब वेरिफिकेशन होता था, यानी कि जब निरीक्षण होता था। तो सैनिकों की संख्या निश्चित करने के लिए अकबर ने दशमिक प्रणाली अपनाई, दशमलव प्रणाली भी कहते हैं इसे। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने प्रारंभ में 10 घोड़सवारों से आरंभ कर 10,000 घोड़सवारों के बीच 66 श्रेणियां निश्चित की, किंतु आईने अकबरी में मनसबदारों की जो श्रेणियां और नाम तालिका है उसमें केवल 33 श्रेणियों का उल्लेख है। ब्लॉकमैन भी बहुत अच्छे इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने मुग़ल प्रशासन पे काफ़ी कुछ लिखा है। उनके अनुसार मनसबदारों की वास्तविक श्रेणियां 33 ही थी। इसी तरह से डॉक्टर IH कुरैशी ने भी मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन पे पुस्तक लिखी है, उनका भी अनुमान है जो कि काफ़ी सही लगता है कि मनसबदारों की वास्तविक श्रेणियां 33 थीं और बाकी 33 श्रेणियां सैद्धांतिक थीं। तो मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह स्वयं करता था। तो अब जैसे यूवेंडेज साहब ने लिखा है कि ऑन वन ऑफ द अपॉइंटेड डेज द बख्शी प्रेजेंटेड टू द एम्परर अ रिटन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय हिज ऑफिस बिफोर हैंड कॉल्ड हकीकत। द मैन्स सर्विस हैविंग बीन एक्सेप्टेड, द एम्परर्स ऑर्डर वाज written across the Hakikat directing the man to appear, and a few days afterwards the candidate presented himself in the audience hall and made his obeisance। तो उनका ये कहना है कि बख्शी जो होता था, बख्शी जो क्या होता था, वो सेना का प्रमुख सेनापति था, जो सबसे बड़ा सेनापति था, उसे मीर बख्शी कहते थे। तो बख्शी बादशाह के सामने मनसबदार की नियुक्ति के विषय में एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता था जिसमें उसका सारा डिटेल होता था और जिसे जो है वो टेक्निकल टर्म में हकीकत कहा जाता था। इस और बाद में इसकी तस्दीक की जाती थी, यानी इसकी पुष्टि की जाती थी कि ये जो हकीकत है, यानी कि जो उसका सारा हुलिया और उसका सारा विवरण लिखा गया है तो वो सही है कि नहीं। तो इस तस्दीक के उपरांत ही उसको बादशाह के सामने पेश किया जाता था और फिर उसके बाद बादशाह उसकी नियुक्ति का आदेश देता था। तो कभी कभी राजकुमार या शाहजादे और प्रांत के सूबेदार अथवा सैनिक अभियानों के सेनापति जो थे वो भी मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सम्राट से योग्य व्यक्तियों की संस्तुति किया करते थे या सिफारिश किया करते थे। मनसबदार की पदोन्नति भी बादशाह या सम्राट के ऊपर ही निर्भर रहती थी। इसकी संस्तुति वे शाहजादों या राजकुमारों तथा सेना नायकों के द्वारा की जाती थी जिनके अधीन वे मनसबदार कार्य करते थे। कभी कभी कोई अच्छा शुभ अवसर होता था, जैसे कोई त्यौहार है, पर्व है, या किसी नए शाहजादे वगैरह का जन्म हुआ है या और कोई खुशी की बात है, तो ऐसे अवसरों पर भी किसी किसी के मनसब में वृद्धि की जाती थी। अब्दुल अजीज़ ने मनसबदारी व्यवस्था पे बड़े गहराई से अध्ययन किया है। उनके अनुसार 1602 और 1605 के मध्य अकबर के जात के साथ सवार मनसब प्रदान करने की 37 घटनाओं का उल्लेख है। तो इससे यह प्रकट होता है कि जात तथा सवार जो है ये दोनों ही मनसब प्रदान करने की 37 घटनाओं का उल्लेख है। तो ये प्रकट होता है कि जात तथा सवार के द्वैध मनसब का प्रचलन अकबर के शासन के अंत तक हो गया था। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी, जिनकी किताब है राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, उनके अनुसार जात मनसब के आधार पर मनसबदार को सैनिक रखने पड़ते थे और सवार मनसब के आधार पर उसे भत्ता प्राप्त होता था। तो डॉक्टर त्रिपाठी का भी मत है कि यह भत्ता 2 रुपया प्रति सवार होता था। जात तथा सवार के अर्थ के विषय में भी जान लीजिए। जात तथा सवार के अर्थ के विषय में इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। ब्लॉकमैन के अनुसार जात सैनिकों की वह संख्या थी जिसके रखने की आशा या अपेक्षा मनसबदारों से की जाती थी। तो
इसी तरह से सवार जो होता था वो उससे उसके मनसब का ज्ञान होता था, किंतु मनसबदार उतने सैनिक रखते नहीं थे कई बार वास्तविकता में अगर देखा जाए तो। जितने सैनिक वो रखते थे उसका ज्ञान सवार के मनसब से होता था। तो मनसबदार को जात संख्या के आधार पर वेतन दिया जाता था या वेतन मिलता था। तो मित्रों, तो इस तरह से जात सवार क्लियर हो गया हो आपको। इरविन, जिन्होंने मुगल आर्मी पर पुस्तक लिखी है, इरविन का मत है कि सवार पद एक अतिरिक्त सम्मान था तथा प्राप्तकर्ता के जात से सूचित संख्या के अतिरिक्त सवार पद की संख्या से सूचित सैनिक रखने पड़ते थे। इसी तरह से CSK राव हैं, उनकी एक आर्टिकल है जर्नल ऑफ इंडियन हिस्ट्री के एक लेख में, उन्होंने मनसबदारी प्रथा के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जात पैदल तथा सवार घुड़सवार सैनिकों की संख्या थी। अब्दुल अजीज के अनुसार जात मनसब निश्चित संख्या में हाथी घोड़े भारवाहक पशु और गाड़ियां रखने का बोधक था, जबकि सवार मनसब इस बात का बोधक था कि वास्तव में मनसबदार को कितने घोड़े रखने पड़ेंगे और उसके लिए उसे अतिरिक्त धन का प्राप्ति होगी, अतिरिक्त धन प्राप्त होगा। डॉक्टर IH कुरैशी के अनुसार सवार का मनसब मान सूचक था, यानी ये मनसबदार की श्रेष्ठता या पद प्रतिष्ठा को सूचित करता था और इससे मनसबदार को बिना अश्वारोही रखे अधिक वेतन प्राप्त होता था। उपरोक्त सारे मतों की विवेचना करने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि जात मनसब लोक प्रशासन में मनसबदार के स्थान एवं पद का सूचक था। इसके आधार पर प्राप्त वेतन से वह अपनी पद एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप अपने परिवार का पालन करता था और सवार मनसब के आधार पर वह नियमानुकूल अश्वारोही रखता था। तो साथियों, उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है कि जात की संख्या सवार से अधिक रहती थी। अब्दुल अजीज ने 5 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, उदाहरण दिए हैं जहां सवार का मनसब जात से अधिक है, किंतु वे इसे प्रतिलिपि तैयार करने वालों की भूल समझते हैं। अतहर अली ने भी मनसबदारी प्रथा पे बहुत अच्छा लेख लिखा है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब के कुल के 62 ऐसे मनसबदारों की सूची औरंगजेब ने, मतलब 62 मनसबदारों की ऐसी सूची प्रस्तुत की गई है उसके समय की कि जिनका सवार मनसब जात से अधिक था। वे इसे स्वीकार करते हैं कि अनुभवी व्यक्तियों की कमी तथा मितव्ययिता के कारण औरंगजेब के काल में ये यहाँ पे आप औरंगजेब के कुल के बजाय काल पढ़ लीजिए। औरंगजेब के काल के 62 ऐसे मनसबदारों की सूची अतहर अली ने प्रस्तुत की है जिनका सवार मनसब जात से अधिक था। तो वे इसे स्वीकार करते हैं कि अनुभवी व्यक्तियों की कमी तथा मितव्ययिता के कारण औरंगजेब के काल में कुछ लोगों को सवार मनसब में वृद्धि दी गई, किंतु यह कोई सुधार अधिनियम नहीं था और स्पष्ट है कि साधारण नियम यही था कि सवार की संख्या जात से अधिक न हो। केवल विशेष परिस्थितियों में औरंगजेब के काल में जो है वो इसमें परिवर्तन किया गया, किंतु यह सीमित था तथा उच्च मनसबदारों पर नहीं लागू किया गया था। और मनसब शब्द जब हम लिखते हैं तो उसमें जात और सवार, उसके साथ हम लिखते हैं कि एक मनसबदार कितना, उसकी मनसबदारी में कितने जात हैं, कितने सवार हैं। तो इसमें जात पहले एवं सवार बाद में लिखा जाता था, अर्थात जात का महत्व सवार से अधिक था। अकबर के शासन के अंतिम समय में 2-3 घोड़े रखने वाले सैनिकों का अस्तित्व था। जहांगीर के शासनकाल में मनसब के साथ 2 अस्पा से अस्पा जोड़ा जाने लगा। शाहजहां के काल में इसका प्रचलन बढ़ गया। औरंगजेब के काल में इसका प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया। उसके शासन के प्रथम 20 वर्ष में 100 जात के मनसबदारों की संख्या 486 थी, जिसमें 68 2 अस्पा से अस्पा वाले मनसबदार थे। उसके शासन के अंतिम 30 वर्षों में 1000 जात तथा इससे अधिक के मनसबदारों में से 70 2 अस्पा और से अस्पा थे। तो शाहजहां के शासन के तीसरे वर्ष में 253 मनसबदारों में 25 2 अस्पा एवं से अस्पा थे। वास्तव में 2 अस्पा से अस्पा ये था कि जैसे कि
एक ही सैनिक 2 या 3 घोड़े रख सकता था, तो बिना उसके मनसब में वृद्धि किए मनसबदार के घोड़ों की संख्या वगैरह बढ़ा दी जाती थी। 17वीं शताब्दी में मनसब के साथ मशरूत मनसब भी जोड़ा जाने लगा। मशरूत का अर्थ है जो किसी शर्त के साथ निर्धारित हो। कभी कभी कार्यपालन की आवश्यकता पड़ने पर मनसबदार के मनसब में अल्पकालिक वृद्धि की जाती थी एवं कार्यपालन होने के उपरांत यह अतिरिक्त मनसब निरस्त कर दिया जाता था। मनसबदारों को वेतन नकद या उसके अनुरूप जागीरों के रूप में दिया जाता था। अब्दुल अजीज कहते हैं कि अकबर के काल में साधारण अश्वारोही का औसत वार्षिक वेतन 9,600 दाम अर्थात 240 रुपये था। जहांगीर के काल में भी यही प्रचलित रहा। शाहजहां के 2 फरमानों के आधार पर मोरलैंड ने प्रत्येक अश्वारोही का वेतन 1630 ईस्वी में 8,800 दाम अर्थात 220 रुपये तथा 1658-59 में 8,000 दाम निश्चित किया है। इरविन का कथन है कि औरंगजेब के काल में प्रत्येक अश्वारोही को 8,000 दाम प्रतिवर्ष वेतन प्राप्त होता था। वेतन अकबर के काल में अधिक था तथा आगे चलकर कम हो गया। वेतन नकद अथवा जागीर के रूप में दिया जाता था। अकबर नकद वेतन पर जोर देता था और जागीरें कम देता था, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि आगे चल करके फिर जागीरदारी प्रथा वगैरह में संकट आया। जहांगीर के समय में जागीर प्रथा धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी और इस तरह वेतन का संबंध भूमि कर से संबद्ध हो गया। अकबर के काल में भूमि की पैमाइश के समय कुछ दोष रह गए थे। इसके कारण क्षेत्र की निर्धारित जो मालगुजारी तथा वस्तुतः वसूल होने वाली मालगुजारी अर्थात जमा और हासिल को आप ऐसे समझ लें कि जमा तो ये कहते थे जो एस्टिमेटेड इनकम थी यानी अनुमानित आय, और हासिल जो होता था वो एक्चुअल इनकम था जो वास्तव में प्राप्त होता था। तो वस्तुतः वसूल होने वाली मालगुजारी अर्थात जमा और हासिल के आंकड़ों में अंतर आ गया था। जहांगीर के काल में वेतन के एवज में दी गई जागीर निर्धारित मालगुजारी अर्थात जमा के आधार पर होती थी। मनसबदार जब जागीर में पहुंचता था तो उसे ज्ञात होता था कि उसके वेतन के बराबर की जागीर मिली है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और होती थी। वास्तव में उसे जो आय प्राप्त होती थी यानी जो हासिल होता था वह बहुत कम था। एक्चुअल इनकम जो होती थी वो बहुत कम थी, जबकि एस्टिमेटेड इनकम ज़्यादा बताई जाती थी यानी जमा ज़्यादा बताया जाता था। तो इस तरह से जमा तथा हासिल के आंकड़ों में अंतर से बड़ी असुविधा हो जाती थी, और इस कठिनाई को दूर करने के लिए शाहजहां के शासनकाल में आज्ञा दी गई कि यदि प्राप्तकर्ता मनसबदार की जागीर का हासिल उसके जमा का आधा हो तो उसे शशमाहा या छमाही, और यदि 1/4 हो तो सेहमाहा या तिमाही कहा जाए। तो इस तरह यह व्यवस्था तिमाही, छमाही, नौमाही के नाम से प्रचलित हो गई। मनसबदारों तथा अश्वारोहियों के वेतन से कटौती भी होती थी। शाहजहां तथा औरंगजेब के काल में खुराक दब्बाब के नाम से कटौती होती थी, जो मनसबदारों के अधीन जानवरों के चारे आदि पर खर्च होता था। दक्षिणी अधिकारियों से वेतन का 1/4 भाग कटौती के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त जुर्माना तथा मनसबदारों को दिया गया अग्रिम यानी जो एडवांस लिए रहते थे मनसबदार अर्थात मुतालिब भी वेतन से काट लिया जाता। कई बार ऐसा होता था कि मनसबदार किसी अभियान पे जाते थे तो वो बहुत ही पैसा एडवांस में लिए रहते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि अभियान में मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई तो बाद में जो है उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको जब्त कर लिया जाता था, और उसमें से जो उनका बकाया होता था वो सरकार उसको काट करके बाकी उनको वापस कर देती थी। अब मनसबदारों की संख्या पे भी थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। मनसबदार की संख्या सम्राट की इच्छा तथा शासन की आवश्यकता के ऊपर निर्भर करती थी। नए मनसबदारों की नियुक्ति और पुराने मनसबदारों की मृत्यु से संख्या में परिवर्तन होता रहता था। बहुत सारे मनसबदार जो थे वो अभियानों पे जाते रहते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों को मनसब दिया जाता था। उसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती थी, कमी भी की जा सकती थी। साधारणतया उच्च मनसब बादशाह के पुत्रों अर्थात शाहजादों और जो निकट संबंधी होते थे उनके लिए निर्धारित रहता था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सभी ने अपने पुत्रों को उच्च मनसब प्रदान किए। जैसे अकबर के समय में सबसे उच्च मनसब सलीम का था, उसके बाद फिर राजा मान सिंह का मनसब था।
अकबर ने सलीम को 1585 ईस्वी में 12,000 का मनसब प्रदान किया था। जहांगीर ने खुर्रम को 30,000 जात 20,000 सवार का मनसब तथा परवेज को 20,000 जात और 10,000 सवार का मनसब प्रदान किया था। शाहजहां के विद्रोह करने पर उसने परवेज के मनसब को बढ़ाकर 40,000 जात 30,000 सवार कर दिया था। औरंगजेब ने शाहजादा मुअज्जम को 40,000 जात तथा 40,000 सवार का मनसब प्रदान किया। तो वही मुअज्जम आगे चल के बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठा था। और डच यात्री डी लायट ने भी एक सूची प्रस्तुत की है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। तो उनके अनुसार अकबर की मृत्यु के समय 10,000 से 5,000 के बीच मनसबदारों की संख्या 301 थी तथा 10 से 5,000 के बीच मनसबदारों की संख्या 2840 थी। जहांगीर के शासनकाल में 1,000 के ऊपर के मनसबदारों की संख्या 302 तथा 500 से ऊपर की 438 थी। शाहजहां के काल के कुल मनसबदारों की संख्या 500 से 7,000 तक 764 थी। औरंगजेब के समय में 1658 से 1678 के बीच 1,000 से अधिक के मनसबदारों की संख्या 486 थी तथा यही संख्या 1678 से 1707 के बीच और बढ़कर के 575 तक पहुंच गई थी। तो मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन तथा उसके सैन्य संगठन का मुख्य आधार थी। मनसबदार मुगल साम्राज्य का अभिजात वर्ग था। राजपूतों को छोड़ करके वंशानुगत नहीं था। राजपूतों को वतन जागीर के रूप में उन्हीं का राज्य दे दिया जाता था उन्हें। मनसबदार की मृत्यु के उपरांत जब्ती प्रथा के अनुसार राज्य उनकी संपत्ति को अधिकृत कर लेता था। मनसबदार बादशाह के प्रति स्वामी भक्त हुआ करते थे। अब जैसे मैंने बताया अभी कि मृत्यु के बाद अधिकृत इसलिए कर लेता था कि अगर उसके ऊपर कोई बकाया रहता था, वो एडवांस वगैरह लिए रहते थे, तो उसको काट करके तब उनको वापस किया जाता था उनके परिवार को। तो मनसबदार बादशाह के प्रति स्वामी भक्त होते थे और इसी पे उनका अस्तित्व निर्भर करता था, वो कब तक रहेंगे। शाहजहां ने दारा शिकोह को उमरा के साथ सभ्य व्यवहार, अच्छा व्यवहार करने का परामर्श दिया था। औरंगजेब भी कहता था कि यह स्वाभाविक, ये स्वामी भक्त उमरा खरे सोने के समान होते हैं। सैन्य संगठन का दायित्व मनसबदारों पर रहने के कारण मुगल सरकार की बहुत सी जो प्रशासनिक परेशानियां होती थी उससे वो बच जाते थे, क्योंकि वो नागरिक दायित्वों का भी निर्वहन करते थे मनसबदार। मनसबदारी प्रथा के कुछ दोष भी थे। तो बहुत सारे दोष हैं। जैसे मुगल आर्मी जो है उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह सोल्जर्स के लिए नहीं प्रोवाइड की जाती थी। तो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स, पैक पोनीज, बुलक कार्ट्स and porters were only provided officially for the imperial tents and establishments. So everyone else was left to make his own arrangements. Each soldier did his best for himself. तो ये चीज़ें जो है वो इरविन ने बहुत डिटेल में लिखी है। वो कहते थे कि जब मुगलों की सेना चलती थी तो ऐसा लगता है जैसे कोई शहर ही चल रहा हो, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो साधारण सिपाहियों वगैरह को उतनी अच्छी नहीं मिलती थी। तो ये मनसबदारी प्रथा का एक बहुत बड़ा दोष था। इसी तरह से द इम्पीरियल किचन फेड a certain number of palace servants and some armed guards, matchlockmen and artificers. There was also a charitable kitchen kept up at the emperor's expense. तो जिसे लंगर खाना कहा जाता था। तो खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। कुछ लोगों को तो अच्छा खाना मिल जाता था, बादशाह की तरफ से एक लंगर खाना भी चलाया जाता था, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग ही जो है इसका लाभ उठा पाते थे। तो इस तरह से जो है ये भी था। बर्नियर जो है उसने सेना के लिए बाजार का भी जिक्र किया है, मूविंग मार्केट्स का जिक्र किया है। और दस मूविंग मार्केट्स आल्सो बिकेम ए नॉर्मल फीचर ऑफ द आर्मी एंड हैड टू बी प्रोटेक्टेड विच ओनली इंक्रीज द बर्डन ऑफ द आर्मी। तो बर्नियर जो है वो ये कहता है कि ये जो घूमते हुए, या जिसे कह लीजिए मोबाइल मार्केट्स थे जो
सैनिकों की आवश्यकता के लिए चलते रहते थे, उनकी सुरक्षा वगैरह का दायित्व भी जो है वो सेना के ऊपर होता था, जो एक अतिरिक्त बर्डन होता था। इसी तरह से श्री राम शर्मा जो है वो ये कहते हैं कि often difficult conditions prevented supplies from reaching the army and suffering ensued। तो कई बार जो है बहुत कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती थी और आर्मी या सेना के पास जो है वो जो आवश्यक सामग्री थी, भोजन पानी की आपूर्ति, ट्रांसपोर्टेशन, हथियार वगैरह जो है इनकी सप्लाई जो है कई बार जो है वो बाधित हो जाती थी। तो इस तरह से मनसबदारी प्रथा के कुछ दोष भी थे। इस प्रथा के कारण सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव आ जाता था। सैनिक मनसबदारों के प्रति ही स्वामी भक्त रहते थे। अब सेना का केंद्रीकरण न होने से भी उसमें कमजोरी आ जाती थी कई बार जो है, और सैनिकों का तबादला बहुत कम होता था। सैनिकों का वेतनमान मनसबदारों द्वारा निर्धारित होने के कारण अक्सर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती थीं, जिसके लिए शासन को बारंबार नियमों में परिवर्तन करना पड़ता था। और तो मनसबदार पूर्णतया सैनिक अधिकारी नहीं थे। सैनिक अभियानों से अचानक उन्हें सिविल प्रशासन में भेज दिया जाता था। इसी तरह मनसबदार होने से ऐसे व्यक्तियों को सैनिक अभियानों में भेज दिया जाता था जिसके वह योग्य नहीं होते थे। अबुल फजल, बीरबल तथा टोडरमल को भी सैनिक अभियानों में जाना पड़ा, जबकि वह सेनापति के रूप में कभी भी लोकप्रिय नहीं थे। आगे के टोडरमल जो है वो और अबुल फजल, बीरबल कई अभियानों में, अबुल फजल को दक्षिण में भेजा गया था, बीरबल को जो है नॉर्थ वेस्ट में फ्रंटियर पे भेज दिया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अकबर बड़ा दुखी हुआ था, 2-3 दिन तक उसने भोजन पानी नहीं लिया उनके मरने पर, ऐसा कहते हैं उस समय के इतिहासकार। तो इससे यानी कि जो लोग अच्छे सैनिक नहीं हैं, अगर उनको जो है वो भेजा जाएगा सेना के साथ, तो सेना की जो दक्षता और कार्यक्षमता है उसमें कमी आ जाती थी। तो कुल मिलाकर मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। समकालीन इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी एवं विदेशी यात्रियों ने मनसबदारी प्रथा की उपयोगिता का उल्लेख किया है। मोरलैंड, अब्दुल अजीज़, आई.एच. कुरैशी, अतहर अली, यू.एन. डे, हरिशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर राधेश्याम आदि ने मनसबदारी व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा और इसके गुण दोषों की विवेचना की है। ये आधुनिक काल के जो राइटर्स हैं, विद्यार्थी इन पुस्तकों को पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने भी इन पुस्तकों को पढ़ा है और इनसे सहायता ली है। तो इस व्यवस्था की ये सब लोग जो है प्रशंसा करते हैं। इस प्रणाली ने 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य को स्थिरता तथा गौरव प्रदान किया था। इन्हीं मनसबदारों ने मुगलों के लिए बहुत सारी विजयें की और मुगल शासकों को एक अखिल भारतीय शासक बनाने में इन मनसबदारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि जब मनसबदारी प्रथा में संकट आया, जब अयोग्य व्यक्तियों को मनसबें दी जाने लगी उत्तर मुगल काल वगैरह में, तो उस संकट के कारण मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसे योग्य मनसबदार नहीं रह गए थे। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आपको, टिप्पणियाँ आप अवश्य किया करें। बड़ी संख्या में आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको दूँ जो आपके परीक्षाओं में आपके काम आए, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो आगे आपको दीपावली वगैरह का त्यौहार आने वाला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।